नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। 11 बजे हैं। आप सोचते होंगे कि मैं आपसे जॉर्ज एप्स्टीन या जेफरी एप्स्टीन की बात करूँगा जिसकी चर्चा बहुत चल रही है। जॉर्ज या जेफरी एप्स्टीन की फाइल सामने आई हैं और उसमें प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल के 2 सबसे शक्तिशाली एक सबसे शक्तिशाली और एक कम शक्तिशाली मंत्री का नाम आया है और एक अंबानी जो बिज़नेसमैन है हमारे देश के, उनका नाम आया है। जॉर्ज एप्स्टीन की फाइल्स को लेकर के अमेरिका में बहुत शोर मचा हुआ है और अमेरिका में भूचाल आया हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्हें एक बिल के ऊपर साइन करना पड़ा है जिसकी वजह से अब एप्स्टीन फाइल्स में जो भी जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में जो भी तथ्य हैं, वो लोगों के सामने आएँगे और उसकी आँच दुनिया के कई देशों में पहुँची है, लेकिन हिंदुस्तान में भी आ गई है। और हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर इन सवालों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं आज इसके ऊपर आपसे बात नहीं करूँगा। मैं आपसे एसआईआर को लेकर के जो अ, बीएलओज़ की मौत हो रही हैं, उन्हें जो काम करना पड़ रहा है और ये किसने आदेश दे दिया कि 1 महीने के भीतर जितने भी एसआईआर के फॉर्म भरवाने हैं या जो काम है बीएलओज़ को जो सौंपा गया है, ज़बरदस्ती उन्हें पूरा कराया जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे बीएलओज़ की मौत हो गई है और देश में एक हंगामा-सा खड़ा हो गया है। कि ये ऐसी क्या जल्दी है कि 1 महीने के भीतर ही सारे एसआईआर की कार्रवाई पूरी कर ली जाए? ये इसके पीछे कारण क्या है? और कौन इसके पीछे ताकत है जो ये कह रही है कि ये होना चाहिए? मैं बात करना चाहता हूँ अब्राहम एकॉर्ड की। आपने अब्राहम एकॉर्ड का मतलब क्या है, इसको जानने की कोशिश की होगी, नहीं जानने की कोशिश की है तो जानिए। अब्राहम एकॉर्ड 1920 में अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी, अमेरिका ने इसका प्रस्ताव रखा था और उस समय वहाँ प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन अमेरिका के और इज़राइल बन चुका था। इस ये जो एकॉर्ड है अब्राहम एकॉर्ड ये जो पैगंबर अब्राहम थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया और पैगंबर अब्राहम को मुसलमान भी उतना ही मानते हैं जितना यहूदी मानते हैं। इसीलिए इनके नाम पर ये अब्राहम एकॉर्ड नाम पड़ा और अब्राहम एकॉर्ड क्या है ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। आपको जानना चाहिए क्योंकि इसका रिश्ता दुनिया की शांति से है। संयुक्त अमेरिका ने एक जब वुडरो विल्सन राष्ट्रपति थे 1920 में और इज़राइल बन चुका था तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात अ, म में मतलब यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान, ये सारे देश आपस में एक समझौता करें और समझौता इसलिए करें क्योंकि इज़राइल भी शांति से रहे, ये देश भी शांति से रहें और दोनों के बीच में व्यापार का समझौता हो, शांति हो, दोनों एक-दूसरे को जिसको कहते हैं हम एक-दूसरे के यहाँ आएँ-जाएँ लोग टूरिज़्म बढ़े इसको लेकर के और ख़ासकर व्यापार हो और शांति के साथ मध्य पूर्व में एक शांति हो। इस समझौते को लेकर के यूएसए ने अमेरिका ने मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा और अमेरिका की मध्यस्थता में ही ये प्रस्ताव सामने आया। शांति स्थिरता को बढ़ावा देना, पर्यटन, सुरक्षा, सहयोग इनके बीच में बढ़े, आपस में इनमें प्यार हो और यहूदी और मुस्लिम दोनों धर्म धर्मों के लोग चूँकि पैगंबर अब्राहम को मानते हैं,
इसलिए वो आपस में इनकी इज़्ज़त करते हैं दोनों धर्मों में, इसलिए ये समझौता हो जाएगा, ये अमेरिका का मानना था। लेकिन इसमें एक देश ने दस्तखत नहीं किए, तो उस देश का नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब, अरब देशों में सबसे शक्तिशाली देश है। सूडान ने सिर्फ इतना कहा कि वो इसको सिद्धांत रूप में मानता है, लेकिन सूडान ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, जबकि यूएई ने इसके ऊपर दस्तखत कर दिए, मोरक्को ने दस्तखत कर दिए, सूडान ने दस्तखत नहीं किए। सऊदी अरब ने इसलिए दस्तखत नहीं किए क्योंकि सऊदी अरब का मानना था कि फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में जब तक पूर्णतया शांति नहीं हो जाती, तब तक हम इस समझौते के ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे। और इसी बीच में आ गया अक्टूबर 7, 2023 को। आपको याद होगा इस दिन अ, हमास ने इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया और इज़राइल ने पूरे के पूरे गाज़ा क्षेत्र में जिस तरीके से जहाँ पर फ़िलिस्तीन के लोग रहते थे, जिस तरीके से बमबारी हुई, जिस तरीके से नरसंहार हुआ, जिस तरीके से सारा सारा एक उस पूरे गाज़ा क्षेत्र को, रमल्ला को खंडहर बना दिया गया, तो उसमें सऊदी अरब ने इस प्रक्रिया को रोक दिया और कहा कि जब तक गाज़ा में शांति नहीं होती और फ़िलिस्तीनियों को पूरी आज़ादी नहीं मिल जाती और उनको उनकी जगह नहीं वापस मिल जाती, तब तक हम इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। और अमेरिका ये जानता था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको दोबारा शुरू किया था, इस अब्राहम अकॉर्ड को न इसके ऊपर ज़ोर देना शुरू किया। पहले धीरे-धीरे बातचीत हो रही थी, ये हो, वैसे हो, लेकिन जब ट्रंप आए सत्ता में इस बार, तो उन्होंने तेज़ी के साथ इसको इसलिए लागू करना शुरू किया क्योंकि उनका ये मानना था कि इस पूरे क्षेत्र के ऊपर धीरे-धीरे इज़राइल का कंट्रोल हो जाएगा और इज़राइल का कंट्रोल होने के बाद एक नई तरह का समीकरण बनेगा और जो बाकी देश हैं, उन देशों को इसे मानना पड़ेगा लेकिन बिना सऊदी अरब के दस्तखत के या उसकी सहमति के ये समझौता बेईमानी होता और सऊदी अरब ने चूँकि दस्तखत करने से मना कर दिया इसलिए ये प्रक्रिया रुक गई। अब नए सिरे से अब्राहम एकॉर्ड की बात ट्रंप ने खड़ी की है। लेकिन इस बीच में एक नई चीज़ और खड़ी हो गई। जो युद्ध हुआ हमास और इज़राइल के बीच में, जिसमें पूरा गाज़ा खंडहर बन गया, उस युद्ध में पहली बार किसी ने इज़राइल को उन्हीं की धरती पर डरने के लिए मजबूर कर दिया और वो था ईरान। ईरान की एंट्री इस युद्ध में पहले ये माना गया था कि अमेरिका ईरान को एक तरफ रोक देगा अपनी ताकत के साथ जो नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री और इस समय एक तरीके से डिक्टेटर हैं इज़राइल के, उन्होंने सोचा था कि अमेरिका की ताकत के साथ चूँकि अमेरिका ने खुलेआम इज़राइल का समर्थन किया था, तो अमेरिका रोक देगा ईरान को और ईरान कुछ कर नहीं पाएगा और हम बड़ी आसानी के साथ सिर्फ़ अ, म ल सिर्फ़ गाज़ा को ही नहीं बल्कि लेबनान वगैरह को सबको हम अपने कब्ज़े में ले लेंगे, एक ग्रेटर इज़राइल बना लेंगे। और उसके बाद जो समझौता होगा वो उस ग्रेटर इज़राइल और बाकी अरब देशों के बीच में होगा। इसमें अ, इसमें कई देश और ने दस्तखत करने से मना कर दिया। तो इसलिए जो गल्फ़ के देश हैं उन्होंने मना कर दिया। पर ईरान के ने जिस तरीके से हमला किया इज़राइल के ऊपर और इज़राइल में तबाही मचा दी, इज़राइल के बहुत सारे क्षेत्रों का वैसा ही हाल हुआ जैसा इज़राइल ने गाज़ा में किया। उसको लेकर के सारी दुनिया में जितने भी अरब देशों के समर्थक लोग थे, फ़लस्तीन के समर्थन में सारी दुनिया में बड़ी-बड़ी रैलियाँ निकली, इज़राइल में भी निकली, अमेरिका में भी निकली, हर देश में निकली, बड़े पैमाने पर रैलियाँ निकली और इज़राइल से कहा गया कि वो नरसंहार बंद करे फ़लस्तीनी लोगों का, लेकिन इज़राइल ने उसको नहीं माना। विश्व जनमत भले ही कुछ हो,
लेकिन सरकारें चूँकि अमेरिका ताकतवर है और वो इज़राइल का समर्थन कर रहा है, इसलिए इज़राइल निरंकुश हो गया और उसने बुरी तरह से जितना भी वो जितना भी वो नरसंहार कर सकता था उसने किया। फिर उसने लेबनान में किया, उसने सीरिया में किया। सीरिया भी इससे दूर अपने को ले गया है, सीरिया भी इसमें अब समझौता नहीं करना चाहता है। लेबनान वगैरह हर जगह पर इज़राइल का विरोध हो रहा है। मैं जहाँ पे बात कह रहा हूँ वो ये कि इसका नतीजा ये हुआ कि जब ईरान इसमें कूदा और ईरान ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ इज़राइल के ऊपर हमले किए, इज़राइल में भी वही दृश्य एक तरीके से दिखाई दिया जो दृश्य गज़ा में इज़राइल ने बनाया था। और जब ईरान सामने खड़ा हो गया, तब अरब देशों को लगा कि हम एक नया समझौता कर सकते हैं और अरब देशों के बीच में ईरान के साथ समझौता करने की बात तेजी से शुरू हो गई, जिसने ट्रंप को थोड़ा-सा चौंका दिया। ट्रंप चाहते थे ईरान को तबाह करना, ईरान के सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना, ईरान के सारे एयरपोर्ट्स को खत्म करना, जो कि उन्होंने लगभग खत्म कर दिए। लेकिन ईरान ने उसके मुकाबले में जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया, सफलतापूर्वक ड्रोनों का और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उससे अमेरिका भी दहशत में आ गया और ईरान भी दहशत में आ गया। और सबसे बड़ा काम ईरान ने ये किया कि अ, उसने अमेरिकी अड्डों के ऊपर, कतर में जो अमेरिका अड्डे थे, उनके ऊपर उसने रॉकेट से और ड्रोन से हमला कर दिया, जिसकी वजह से शक्ति संतुलन अचानक लड़खड़ा गया। जो स्थिति ईरान जो स्थिति ईरान के खिलाफ थी, लोग सारी दुनिया मान रही थी कि अमेरिका और इज़राइल के पक्ष में है, वो चीज़ अचानक झुक गई ईरान की तरफ। और अमेरिका ने घबरा करके एक तरीके से शांति समझौता कर लिया। इज़राइल को भी उसने डाँटा कि आप ईरान की तरफ मत जाइए, ईरान को के ऊपर हमला मत कीजिए। लेकिन ईरान के इस कदम ने अरब देशों में ये भावना पैदा की कि अगर हम ईरान के साथ शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं और हम ईरान के द्वारा हम चीन की तरफ जाते हैं, चीन के साथ समझौता करते हैं, तो हम अमेरिकी दादागिरी से और इज़राइल की दादागिरी से बच जाएँगे। अब्राहम एकॉर्ड अमेरिका चाहता है कि किसी भी कीमत पर जल्दी से उसके ऊपर दस्तखत हो जाएँ, सऊदी अरब उसके साथ आ जाए। सऊदी अरब ने आने से बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इसमें हिस्सा नहीं लूँगा। अब पूरे मध्य पूर्व में स्थिति ये हो गई है कि चीन का दखल वहाँ पर तेज़ी से बढ़ गया है और चीन, रूस और ईरान और इनके साथ मध्य पूर्व के देश जिन्हें हम अ, गल्फ के जिसमें यूएई शामिल है, जिसमें सऊदी शामिल है, जिसमें लेबनान शामिल है, ये सारे देश जितने कतर शामिल है, ये सारे के सारे देश इस समय चीन के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। तो जिस अब्राहम एकॉर्ड को ट्रंप साहब लागू करना चाहते थे, वो अब्राहम एकॉर्ड इस समय ठंडे बस्ते में जाने की स्थिति में है। अब उसकी बात कोई कर नहीं रहा। और ये अब्राहम एकॉर्ड का मसला ऐसा है कि दुनिया में एक नई तरह की युद्ध की संभावना पैदा हो गई है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है। यूक्रेन में वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी कहें तानाशाह वो भी अकेले ही हैं। ज़ेलेंस्की वो हर हालत में चाहते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं, नाटो के देश हैं यानी यूरोपीय देश हैं, वो किसी तरीके से और रूस के बीच में आपस में युद्ध हो जाए। पुतिन हमारे यहाँ 5 तारीख को आ रहे हैं, 5 दिसंबर को हिंदुस्तान में आ रहे हैं। आकर के वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। शायद प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति होगी कि वो एक तरफ जो अमेरिका में उनके खिलाफ चल रहा है, माहौल बना हुआ है और ट्रंप भी उनके साथ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते और ट्रंप जिस तरीके से बातें करते हैं, वो मोदी जी के लिए अपमानजनक बातें हैं। और अब ये जो जेफरी अ, एप्स्टीन वाली फाइल आई है और जिस पे ट्रंप ने दस्तखत कर दिए हैं, ये फाइल मोदी जी को परेशान कर रही है। मोदी जी चाहते हैं कि ये फाइल का मसला रुक जाए और हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को शर्मिंदा होने से बचाया जा सके। लेकिन
लेकिन ट्रम्प इसके पक्ष में दिखाई नहीं देते। तो पुतिन यहाँ आ रहे हैं। पुतिन का आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोदी जी ने अमेरिका के दबाव में भारत ने, मोदी जी ने नहीं, भारत सरकार ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। पहले जितना हम खरीदते थे, अब हम खाली उसका 40% खरीद रहे हैं, 60% खरीदना हमने बंद कर दिया और इसकी घोषणा भी खुद ट्रंप ने की कि भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। धीरे-धीरे वो पूरा तेल बंद कर देंगे और अब हम तेल मँगा रहे हैं अमेरिका से जो दुगना महँगा हमको पड़ने वाला है। मतलब हमारे यहाँ थोड़े दिनों के भीतर महँगाई हिंदुस्तान में और बढ़ जाएगी क्योंकि ऑयल से ही सब कुछ चलता है। उसी के ऊपर महँगाई या मंदी ये सब उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे देश में एक बहुत खराब आर्थिक स्थिति आने वाली है क्योंकि हम अमेरिका से बहुत महँगा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका से हमको गैस भी लेनी पड़ रही है अमेरिकी दबाव में। भारत को। तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था बहुत एक संकट की स्थिति में पहुँच सकती है और इतना ही नहीं, हमने एक काम और किया है कि हमने अमेरिका के वो सारे जहाज़ जिसकी टेक्नोलॉज़ी हमको नहीं मिलेगी जहाज़ का मतलब लड़ाकू विमान F-35 या F-36 हमने लेने का फैसला किया है। अमेरिका हवाई जहाज़ दे रहा है और कह रहा है कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, वो आपको अलग से लेने पड़ेंगे, आप हिंदुस्तान में नहीं बना सकते। जबकि रूस अब तक हमारे देश में जितने भी लड़ाकू हथियार थे, ट्रंक अ, न म न टैंक से लेकर के राइफ़ल तक, लड़ाकू विमान तक, हमने अपने यहाँ से अ, म रूसी लड़ाकू विमानों को विदा कर दिया है। हमने उनको बंद कर दिया है कि हम अब आपसे नहीं लेंगे, उनकी ऑफ़िशियल विदाई हो गई है। अब हम ले रहे हैं सारे लड़ाकू जहाज़ भी और बाकी सारे वेपन भी जो हमें ज़रूरत है, वो हम अमेरिका से ले रहे हैं। अब वो आते-आते यहाँ काम करते-करते कई साल बीत जाएँगे, तब हम शायद उनको ले पाएँ और उसके लिए जितना हमको पैसा देना पड़ेगा, हमको नहीं पता कितना पैसा देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका हमको जिस तरीके से सामान दे रहा है, उससे ज़्यादा सामान या उससे ज़्यादा आर्थिक सहायता वो हमारे परम पड़ोसी जो हमेशा के लिए हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान, उसको भी दे रहा है। मैं चीन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चीन अमेरिका से नहीं ले रहा है, लेकिन हम चीन हमको सिर्फ़ वो सामान दे रहा है जो हमारे यहाँ अ, कम्युनिकेशन के काम में आते हैं और उसमें ऐसे-ऐसे बग लगे हुए हैं कि हमारी सारी जानकारी चीन के पास पहुँचती है। लेकिन एक नया समीकरण ज़रूर बन रहा है, चीन का, रूस का, ईरान का और मध्य पूर्व के देशों का। ये मिलकर के हम एक दुनिया में एक नया शक्ति संतुलन बनाने जा रहे हैं। इज़राइल, अमेरिका एक साथ हैं और इनके साथ कुछ देश और अफ्रीकी देश अभी बीच में हैं। लेकिन अफ्रीकी देशों में से बहुत सारे देश, जैसे मैंने कहा सूडान, सूडान अफ्रीकी भी है, अरब भी है। तो सूडान खड़ा हुआ है सऊदी अरब के ग्रुप के साथ या ईरान के साथ। इस चीज़ को लेकर के हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया एक दूसरे नए मुहाने पर खड़ी हो गई है आकर के, जिसमें हमारी अपनी विदेश नीति और हमारी अपनी रक्षा नीति कुछ अ, कुछ मसलों में उलझी हुई है और हम सफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हमको करना क्या है, कैसे करना है। हम रूस के साथ जाएँगे, हम अमेरिका के साथ जाएँगे। रूस के साथ अगर हम नहीं जाते हैं, तो हमारे पास जितने हथियार हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स वहाँ से आते हैं। वही हमको अब तक हथियार निर्बाध गति से दे रहे थे। हथियारों का गोला बारूद भी रूस से हमको मिल रहा था निर्बाध गति से। अब तक सुरक्षा परिषद में रूस हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। लेकिन अब हम अगर रूस से दूर जा रहे हैं, तो अभी जब 5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन हिंदुस्तान आ रहे हैं, तो उसका उसको किस तरीके से अमेरिका देखेगा, ये भी हमें नहीं पता क्योंकि उनके पुतिन के जाने के बाद अमेरिका हमारे ऊपर और क्या दबाव डालेगा कि हम अमेरिकी कैंप में खड़े हों, एक बहुत सोचने-समझने वाली चीज़ है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के ऊपर आपने अपने टेलीविज़न चैनल्स में बहुत कम सुना होगा, लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि एक तरफ चीन अपने स्पेस कार्यक्रम के लिए क्योंकि चीन का मानना है कि भविष्य में
युद्ध में आकाश की बहुत भूमिका होगी। अ, जिसका आकाश के ऊपर कब्ज़ा होगा, वही युद्ध में जीतेगा, ये चीन का अंदाज़ा है। अमेरिका भी इसको मानता है और उसमें कोशिश कर रहा है, रूस भी कर रहा है। पर चीन ने जिस तरीके से अपने पूरे बजट का एक बड़ा हिस्सा स्पेस प्रोग्राम के लिए दिया है, स्पेस वार के प्रोग्राम पर। कैसे स्टेशन बनाने हैं, कहाँ से अटैक करना है, क्या करना है, ये सब चीन ने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उसके ऊपर डेडिकेट किया है। हमने अपने बजट का हिस्सा एक बड़ा हिस्सा हमने हथियार खरीदने के लिए और नए अ, टेक्नोलॉजी के लिए और रिसर्च के लिए हमने बहुत कम हिस्सा रखा है। ज़्यादा हिस्सा हमने पेंशन और दूसरी सुविधाओं के लिए रखा है। हमने जो कन्वेंशनल वेपन होते हैं, उनको हमने ज़्यादा खरीदने की कोशिश की है अब, लेकिन हमको जो फ्यूचर की वार है, जिसको जिसको कभी-कभी सीडीएस ने अपने उसमें कहा है कि युद्ध का तरीका बदल गया है, भविष्य में किस तरीके के युद्ध होंगे, टेक्नोलॉजिकल युद्ध होंगे, कमरे में बैठ कर के युद्ध होंगे, आप एआई के ज़रिए क्या करेंगे, वेपन्स को कंट्रोल कैसे करेंगे, अगर आपने गलत तरीके से कंट्रोल किया तो वो वेपन आप ही के यहाँ चले आएँगे और जिस तरीके से युद्ध का एक डायमेंशन बदल रहा है, युद्ध का दायरा, युद्ध का तरीका, उसका चेहरा बदल रहा है, उसमें हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। हम असल में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। हम हमारा ये मानना है कि हमारी धर्म ध्वजा जो हमने अयोध्या में फहराई है, उससे दुनिया में हमारा नाम ऊँचा हुआ है, बिल्कुल ऊँचा हुआ है, होना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ हमारे गृह मंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को देश की उन समस्याओं पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में अगर एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरी तरफ से चीन हमला करता है, बर्मा भी हमारा दोस्त नहीं है, श्रीलंका भी हमारा दोस्त नहीं है, नेपाल हमको आँखें दिखा ही रहा है। हमारे अड़ोस-पड़ोस के किसी देश के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, भूटान भी आपके पास खबर होगी कि भूटान भी हमें बहुत ज़्यादा अपना दोस्त नहीं मानता है। हमसे एक दूरी बनाए हुए है, चीन की तरफ उसका ज़्यादा रुख है। इन चीज़ों की तरफ भारत सरकार की रक्षा नीति, भारत की विदेश नीति क्या हो, कैसे हो, इस पे ध्यान देने की जगह हमारे प्रधानमंत्री वैसे 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन 24 घंटे में से वो 24 घंटे काम करते हैं। ऐसा मैं मानता हूँ 18 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे काम करते हैं, क्योंकि वो कब उठते हैं, कब देश में घूमने चले जाते हैं और इतने उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये सरकार चला कौन रहा है? क्या सरकार अधिकारी चला रहे हैं? प्रधानमंत्री को जितना वक़्त देना चाहिए, बहुत आदर के साथ उनसे निवेदन करने की इच्छा हो रही है कि आप थोड़ा देश के ऊपर भी ध्यान दीजिए और अपने गृहमंत्री जी से भी कहिए कि वो देश के मसलों के ऊपर ध्यान दें बजाय चुनाव के रणनीति बनाने के, क्योंकि हमारा देश अ, जो हमारी अशांति है और जिस तरीके से हमारे यहाँ अपने देश में एक दूरी बढ़ रही है, वो भी बहुत खतरनाक है। मैंने एक सवाल पिछली बार उठाया था, मैं इस बार दोबारा फिर उठा रहा हूँ कि सवाल ये नहीं है कि बम विस्फोट कहाँ-कहाँ हो रहे हैं, डॉक्टर कैसे आतंकी बन रहे हैं, इंजीनियर कैसे आतंकी बन रहे हैं। और अब ये खाली मुस्लिम धर्म के लोग ही नहीं हैं जिनका जिनका नाम लेकर के कहा जा रहा है कि ये मुसलमान, वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, उनका नाम लेके कहा जा रहा है। उनको नहीं अब तो हिंदू नाम भी उसमें आ रहे हैं बहुत सारे कि कौन-कौन लोग हैं जो हमारे यहाँ से जासूसी करते हैं, उनको किसने अपने साथ रखा। रोज़ खबर आ रही है कि जो पकड़े गए हमारे सेना के जवान या दूसरे लोग जो सुरक्षा बलों से ही रिश्ता रखते हैं, वो तो मुस्लिम नाम के नहीं हैं, वो तो सब हिंदू नाम के लोग हैं। तो ये जो सारा हो रहा है, इसमें एक सवाल गुम हो गया है कि ये 3000 किलो आरडीएक्स रोहतक में आया कैसे? मैं फिर इस सवाल को विनम्रता से उठाना चाह रहा हूँ। कोई टेलीविज़न चैनल इसके ऊपर बात नहीं करता, कोई अखबार इसके ऊपर बात नहीं करता कि ये 3000 किलो आखिर यहाँ तक पहुँचा कैसे? 1900 किलो कुलगाँव में वो जो जम्मू-कश्मीर में जो थाना जला है, वहाँ पहुँचा कैसे? या 2300 किलो गुजरात में जिसकी खबर एकदम दबा दी गई
जो आरडीएक्स वहाँ पहुँचा, 2 दिन खबर आई, छोटी-सी फिर उसके बाद गायब हो गई। वहाँ पहुँचा क्यों? ये कहीं से एयर ड्रॉप तो हुआ नहीं और ज़मीन के नीचे से तो निकला नहीं है। आरडीएक्स 3000 किलो भारी चीज़ होती है, किस तरीके से आया? और मैं फिर दोहराता हूँ कि अ, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने सतपाल मलिक ने राज्यपाल रहते हुए ये सवाल उठाया था कि देवेंद्र सिंह जो सरदार जी थे और जो अभी भी ड्यूटी पे आ गए हैं, जो पुलिस के डिप्टी एसपी थे, वो अपनी कार में आतंकवादियों को लेकर के कश्मीर में घूमते रहे और 300 किलो आरडीएक्स उनकी कार में पूरे कश्मीर में घूमता रहा और कहीं पर उसकी चेकिंग नहीं हुई। तो हमें अपने भीतर, अपने पूरे सिस्टम को जाँचने की ज़रूरत है। हम पूजा करें, ध्यान करें। हम अभी अभी चुनाव नज़दीक आ रहा है उत्तर प्रदेश का, हो सकता है कि अ, राम मंदिर के बाद हमारे यहाँ कृष्ण भगवान का मंदिर बनाने की और वहाँ का मसला तेज़ी से उठे और उठेगा ही। और उसमें पूरी सरकार सरकार का मतलब पूरे नेता उसमें लग जाएँ, अधिकारी उसमें लग जाएँ कि किस तरीके से कृष्ण मंदिर हो चुके हम जीतेंगे। लेकिन इसमें देश का एक नुकसान हो रहा है कि देश की पूरी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही है। तो ये निवेदन ज़रूर करने की इच्छा हो रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृहमंत्री जी से कि देश की उन समस्याओं के ऊपर भी ध्यान दीजिए। आप हर चीज़ का उद्घाटन करते हैं, थोड़ा अपने मंत्रियों को भी दौड़ाइए और आप इन चीज़ों को सँभालने के लिए कौन अच्छे अधिकारी हैं, कौन देश में अर्थव्यवस्था को सँभालने वाले लोग हैं, दुनिया से हम किसको बुला सकते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को सँभालें। हम कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक है, लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? वो तो हमारे आंकड़ों को मैं ये शर्मिंदगी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि आईएमएफ ने कहा है, भारत के आंकड़े विश्वास करने योग्य नहीं हैं। मतलब हम आंकड़ों में भी दुनिया के सामने उसमें एडजस्टमेंट करते हैं या उसमें कुछ और करते हैं, ये स्थिति बन गई है और अब हमारे आंकड़ों को भी दुनिया के लोग विश्वास नहीं करना चाहते हैं। और फिर मैं आखिर में अपने प्यारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप जिस तरीके से विज्ञापन कर रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाने का इंतज़ाम किया, ये दुनिया के सामने हमारी हास्यास्पद स्थिति पैदा करता है। हमने 80 करोड़ लोगों को हम रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, आप ये लोगों से कह रहे हैं। इसलिए आपने उनके खाने का इंतज़ाम किया। अब थोड़े दिनों में कोई कहेगा कि अडानी जी को पूरा देश सौंप दीजिए और देश के हर आदमी को आप 5 किलो राशन जो आप 80 करोड़ लोगों को देने की बात कर रहे हैं, वो आप 140 करोड़ को देने लगिए। सारे लोग अडानी जी के लिए काम करें, या अंबानी जी के लिए काम करें या किसी दूसरे बिज़नेसमैन के लिए काम करें। दोनों समय खाना उनको दे दीजिए और कहिए कि आप खाना खाइए, अपने घर में रहिए, आराम कीजिए और सुबह-शाम भजन कीजिए, आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या इससे आपका देश दुनिया में आगे बढ़ने लायक रहेगा? आप किस तरीके से चौथी या तीसरी या पहली अर्थव्यवस्था बनने का दावा करते हैं? दुनिया में तो कोई भरोसा करता नहीं है। हम दुनिया के अखबार देखते हैं और हमें से भी जो लोग हमारी आदत नहीं है, हालाँकि हमारे पास सारे साधन हैं, इंटरनेट है हमारे पास, हम उसमें अगर खोलें और दुनिया के दूसरे अखबार देखें और सिर्फ़ हम गूगल पे यही डालें कि हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के जर्मनी क्या कह रहा है, इंग्लैंड क्या कह रहा है, यूरोप पूरा क्या कह रहा है, रूस क्या कह रहा है, चीन को तो छोड़ दीजिए, हम कह देंगे कि वो हमारा दुश्मन देश है, लेकिन दुश्मन देश कैसा है? उससे हमारा व्यापार दिन दूना, रात चौगुना बढ़ रहा है और हम कह रहे हैं कि चीन हमारा दुश्मन है। लेकिन हम भी अब लोग तो मज़ाक उड़ाने लगे हैं। कह रहे हैं जहाँ पाकिस्तान का नाम नाम आता है, वहाँ हम ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और जहाँ चीन का नाम आता है, वहाँ हम कूँ, 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 कूँ चुप हो जाते हैं, बोलने लगते हैं। तो सवाल ये है कि हिंदुस्तान की देशभक्ति 2 तरह की नहीं होती, चाहे होनी चाहिए भी नहीं। चीन को लेकर के एक तरह की देशभक्ति है, पाकिस्तान को लेकर के एक तरह की देशभक्ति है। चीन को लेकर के हमारी जो सीमाएँ हैं, हमारी जो तैयारी है, हमारा जितना अ, आत्मविश्वास है, वो गड़बड़ा जाता है और पाकिस्तान को लेकर के कोई ज़रूरत नहीं भी हो,
तो भी लोग लाठी लेकर के खड़े हो जाते हैं कि हम लाठियों से जाके पाकिस्तानियों को पीट देंगे। अब अभी वहाँ पर इमरान खान का मसला चल रहा है। भारत सरकार इमरान खान को लेकर के कुछ न सोच पा रही है, न अपनी नीति तय कर पा रही है। यही जब मोरारजी देसाई थे, तो उन्होंने भुट्टो को लेकर के कोई नीति नहीं तय कर पाई थी। अगर हमको अपने इस पूरे खित्ते में, इस पूरे क्षेत्र में, जो दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है या एशिया का हिस्सा है, इसमें अगर हमको आगे बढ़ना है, तो हमें अपने पड़ोसी देशों की राजनीति में क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी दखल देना चाहिए। हम भुट्टो को नहीं बचा पाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, उसको वहाँ पे ज़िया उर हक ने मार दिया, फांसी दे दी और उसी तरीके से हमको लगता है कि हम इमरान खान को भी नहीं बचा पाएँगे। इमरान खान के साथ भी किसी दिन अभी पाकिस्तान में शोर है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनको इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं लोगों के सामने। पाकिस्तान हमसे इस मसले में इसलिए आगे है, क्योंकि दुनिया अभी भी पाकिस्तान के दावे को ज़्यादा सही समझती है, हमारे दावे को सही नहीं समझती है और हमको दुनिया में कहना पड़ता है कि हमारा ये दावा है, हमारा ये दावा है। जबकि लोग हमसे कहते हैं जो वर्ल्ड प्रेस कहता है कि पाकिस्तान का ये कहना है, उसके कहने में दम है। तो कहीं पर हमारी चाहे हमारे दूतावासों का काम हो, जहाँ विदेशों में जनमत बनाने की बात हो, चाहे हमारे अ, अपने अपने सोर्सेज़ हों जो भारत सरकार के सोर्स हैं, जिनको दुनिया में भारतीय पक्ष को शान के साथ और हिम्मत के साथ रखना चाहिए, वो कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। नेपाल में भी यही हाल है, अभी नेपाल के लोग मुझे मिलने आए थे। वो कहने लगे कि हमारा दूतावास तो वहाँ पर सिवाय सिवाय एक तमाशा करने को कोई और कुछ करता ही नहीं, जबकि नेपाल में लोग हमारे खिलाफ हैं। उन नेपाली लोगों को जिनको कि हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं, वो हमारे साथ कम खड़े हैं, चीन के साथ ज़्यादा खड़े हैं। इन सारी समस्याओं के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री को देश की समस्याओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाए इसके कि विश्व की समस्याएँ या अपने देश की धार्मिक समस्याएँ। आपके पास इतने मंत्री हैं, उनको लगाइए उद्घाटन करने में। आप थोड़ा व्यवस्था को ठीक कीजिए और जो बिना मैं फिर वही 3000 किलो का बार-बार कह रहा हूँ, आरडीएक्स जिस तरीके से रोहतक आ गया, कैसे आ गया? इस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। सेना को और ज़्यादा मजबूत बनाने की स्थिति है, उसे नए-नए हथियार, नई-नई टेक्नोलॉजी, नई तरह की रणनीति में शामिल करने की क्या कोशिश, क्या रास्ता हो सकता है, इसके ऊपर पूरी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इन सारी चीज़ों के बाद आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ कि देश की समस्याएँ हैं, बड़ी समस्याएँ हैं, लेकिन एक आदमी भी बोलेगा तो दूसरा सुनेगा। ज़रूरी नहीं कि हमारी बात करोड़ लोग सुनें। करोड़ लोग अपने आप सुनते हैं जब उनके खुद के ऊपर आसमान टूटता है, बिजली टूटती है, उनके पास खाने को नहीं होता, उनके पास रोज़गार नहीं होता है और अब तो देश में रोज़गार की माँग तेज़ी से शुरू हो गई है। इन सबको सँभालने का ज़िम्मा अगर किसी के पास है और किसी के ऊपर है और जिसे ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए, वो हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री हैं, जो सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्हें देश के बारे में भी थोड़ा-सा ज़रूर सोचना चाहिए। हालाँकि जो आप में से जो प्रधानमंत्री जी को बहुत मुझसे बहुत ज़्यादा मानते हैं, मैं इतना ही साफ कर दूँ कि मैं भी उनको कम नहीं मानता हूँ, बहुत इज़्ज़त करता हूँ। पर हाँ, अगर तकलीफ़ है तो हम अपने घर के आदमी से ही कहेंगे कि हमको ये तकलीफ़ है, हमारी इस तकलीफ़ को दूर कीजिए। तो प्रधानमंत्री जी से इतना ही कहना है कि देश को लेकर के जितनी बातें सामने आती हैं, उनको सँभालने की, उनको ठीक करने की ज़िम्मेदारी आप ही के ऊपर है। हम सब कितना भी हमारे पास वक़्त हो लेकिन है तो 24 घंटे ही। उस 24 घंटे में अ, अगर हम उस अ, उन विषयों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जो कि वाइटल पॉइंट्स हैं, जो कि महत्वपूर्ण है समस्याएँ हैं, तो फिर देश में थोड़ी-सी समस्या तो खड़ी होगी। और मैं भी चाहता हूँ, आप में से हम सब चाहते हैं जो सुन रहे हैं, कि देश में समस्याएँ ना खड़ी हों। उन समस्याओं को वैसे ही देखा जाए जैसे देश की धार्मिक समस्याओं को देखा जा रहा है।
देश की धार्मिक समस्याएँ कोई नहीं है। हम हिंदू हैं, हमारा देश अ, हिंदुस्तान है और अब तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जो हिंदू हिंदुस्तान में रहता है, वो हिंदू ही है। हम उन्हीं की बात मानें, पर हिंदू होने के साथ हम इस देश के रहने वाले भी हैं, तो देश की बाकी समस्याओं की तरफ कौन देखेगा? जिन्हें देखना चाहिए, वो देखें। इस आग्रह के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ और अगले रविवार 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे नमस्कार कहता हूँ, आपको धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार।